जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, हमारा जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें मैं कॉलेजिएट के कम्प्रीहेंसिव एग्ज़ाम के पेपर का सॉल्यूशन था जो मैंने 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किया था। ठीक है बच्चों, ये पेपर इंतहाई अहम तरीन पेपर था। इसे लाजमी एक एक एमसीक्यू, एक एक पार्ट, एक एक क्वेश्चन इसका लाजमी अच्छी तरह कर लीजिएगा। और मैं आपको बता चुका हूं कि नंबर 2 पेपर जो मुझे आपको करवाना है बच्चों, वो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मैन, सबसे इम्पोर्टेंट तरीन पेपर, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मैन। इसके बाद बेटा प्रैक्टिकल सेंटर का पेपर मैं इंशाल्लाह आपको सॉल्व करवाऊंगा, जो कि आपको पता पता है कि वो एक्चुअली प्रैक्टिस शीट होती है, प्रैक्टिस पेपर होता है। अगर कोई भी बच्चा उस पेपर को पूरा कर ले तो उससे बाहर तो पेपर निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, अलावा एमसीक्यूज। ठीक है, तो इन पेपर्स की तरतीब पीसी के बाद फिर मैं इंशाल्लाह आपको आदमजी कॉलेज का पेपर सॉल्व करवाऊंगा। तो चलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मैन के पेपर की तरफ। बच्चों, सबसे पहली बात जो मुझे आपसे करनी है, आप जानते हैं कि, चलें सुने जी बच्चों, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मैन नाजमाबाद 2024, ऑफ कोर्स सेक्शन ए एमसीक्यूज पर मैं आपसे सबसे पहले बात करूंगा। बच्चों, आप अगर इस सवाल पर गौर करें तो इसमें लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल ऑफ सब्सटेंसेस contain same number of atom as that of 2 ग्राम हीलियम। 2 ग्राम हीलियम में जितने एटम होंगे उतने कितने ग्राम में होंगे? बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि हीलियम आपको गिवन है 2 ग्राम। अगर आप इसको मोल में कन्वर्ट करें तो डिवाइडेड बाय 4, हीलियम का मोलर मास 4। तो बच्चों ये बनेगा 0.5 मोल। ठीक है, यानी हाफ मोल। तो हाफ मोल में एटम कितने होंगे? एवोगैड्रोस नंबर का हाफ 3.01 इंटू 10 पावर 23। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने एटम और किस में होंगे? इन चारों में से आपको देखना चाहिए कि हाफ मोल किसका है। बच्चों, मैग्नीशियम 24/24 का मतलब 1 मोल। तो मैग्नीशियम में एटम इतने नहीं होंगे। पोटेशियम 19 और पोटेशियम का एटॉमिक मास 39। ओके बेटा, तो तकरीबन तकरीबन हाफ मोल। कार्बन का एटॉमिक मास 12, नॉट हाफ मोल। सल्फर की बात करें तो सल्फर कितना है? 16, और सल्फर का मोलर मास 32। ये बन गया हाफ मोल, है ना बेटा? और हाफ मोल का मतलब 3.01 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। तो पता ये चला कि जितने एटम 2 ग्राम हीलियम में होंगे बच्चों, उतने एटम 16 ग्राम सल्फर में होंगे। ठीक है जी।
प्रिंसिपल एंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3D ऑर्बिटल आर। बच्चों, आपको ऑर्बिटल गिवन है, कौन सा? 3D। 3D ऑर्बिटल का एन, एन बच्चों 3, और अगर डी ऑर्बिटल हो तो एस ऑर्बिटल का L0 और पी ऑर्बिटल का L1 और डी ऑर्बिटल का L2। तो बताइए 3D ऑर्बिटल का N+L पर यानी प्रिंसिपल और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बच्चों 3 और 2। तो 3 और 2 इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन बी है। ये बात ओके? चलें जल्दी से अपनी अगली बात की तरफ चलते हैं। और बच्चों, अगली बात जो मुझे आपसे करनी है मेरा बेटा, अगली बात जो आपसे करनी है वो ये है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT टेल अस अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टेल अस अबाउट all of the following facts except वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इनमें से किस को नहीं बताती? बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बॉन्ड ऑर्डर को डिस्क्राइब करती है। अगर बॉन्ड ऑर्डर को डिस्क्राइब करती है तो बॉन्ड एनर्जी तो खुद ब खुद डिस्क्राइब हुई, और बॉन्ड एनर्जी अगर डिस्क्राइब हुई तो बॉन्ड लेंथ भी डिस्क्राइब हुई, बॉन्ड स्ट्रेंथ। हाँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बच्चों डिस्क्राइब नहीं करती बॉन्ड की लेंथ को। ओके, तो ऑप्शन ए। चलें आगे बढ़ें। वन बॉन्ड एंगल इन अमोनिया मॉलिक्यूल, bond angle in ammonia molecule reduces from 109.5 to 107 because of the following types of repulsion। बच्चों, अमोनिया मॉलिक्यूल ऐसा होता है, ये अमोनिया मॉलिक्यूल है। अमोनिया मॉलिक्यूल में एक है लोन पेयर और बाकी 3 है बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन की वजह से एंगल हो गया 107। तो बॉन्ड पेयर नो, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, एक्टिव पेयर इनएक्टिव पेयर। करेक्ट ऑप्शन बेटा इसका बॉन्ड पेयर लोन पेयर। ठीक है। गैस इज मोर आइडियल। पहले मुझे बताइए, आपको ये बात पता होगी कि गैसेस आइडियल बिहेवियर रखती हैं। ठीक है, और आइडियल बिहेवियर हर टेम्परेचर हर प्रेशर पर होता है, अलावा हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। बच्चों, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो आप ऐसा करें, हाई प्रेशर को लो कर दें और लो टेम्परेचर को हाई कर दें। ठीक है, तो आप अगर ऑप्शंस पर गौर करें, जी बेटा, अगर आप ऑप्शंस पर गौर करें तो ऑप्शन इसमें देखिए, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। बच्चों, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, ये रहा लो टेम्परेचर और लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। ओके,
और बच्चों बात करनी है आपसे प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग लिक्विफिकेशन, इन द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। आप ये बात जानते हैं कि गैसेस को लिक्विफाई करने के, बच्चों गैसेस को लिक्विफाई करने का एक मेथड है हमारी बुक में जिसका नाम है जूल थॉमसन इफेक्ट। और जूल थॉमसन इफेक्ट की एग्जाम्पल है लिंड मेथड। तो आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा प्रिंसिपल लिक्विफिकेशन में इन्वॉल्व होता है। हाँ बेटा बता दीजिए। जूल थॉमसन इफेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एज हाईएस्ट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कौन से मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड सबसे ज्यादा होंगे। बच्चों बात अगर पहले मॉलिक्यूल की करें तो पहला मॉलिक्यूल है C2H4, मतलब इथीन। आप अगर गिनना चाहें तो गिन लीजिए, सिग्मा बॉन्ड इसमें 5 है और पाई बॉन्ड 1। दूसरा मॉलिक्यूल C2H6 है। बच्चों ये रहा C2H6। ओके, इसमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड हैं और पाई बॉन्ड 0। अमोनिया मॉलिक्यूल ऐसा होता है, 3 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड 3, पाई बॉन्ड 0। और मीथेन में 4 सिग्मा बॉन्ड। अब आप खुद फैसला कीजिए, सबसे ज्यादा सिग्मा बॉन्ड जिस मॉलिक्यूल में है उस मॉलिक्यूल का नाम है इथेन। ठीक है बेटा जी। अब आप जल्दी से जवाब दीजिए। अ बिग क्रिस्टल कैन बी कट और स्प्लिट इनटू स्मॉलर साइज ऑफ आइडेंटिकल शेप। एक बड़ी क्रिस्टल अगर टूट जाए और आइडेंटिकल शेप की छोटी छोटी क्रिस्टल बन जाए तो दिस फेनोमेना, बच्चों इस फेनोमेना को हम कहते हैं जी, बताइए। बड़ी क्रिस्टल का एक जैसी छोटी छोटी क्रिस्टल में टूट जाना क्लेवेज कहलाता है। बच्चों इफ रेडियस ऑफ जिंक आइन का रेडियस 0.74 एंगस्ट्रॉम एंड सल्फाइड सल्फाइड आइन का रेडियस 1.84 एंगस्ट्रॉम, द रेडियस रेशो, इन दोनों के रेडियस का रेशो क्या होगा। मेरा बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.40। इसका मतलब ये आंसर करेक्ट हुआ। ठीक है। और के पी इज इक्वल टू के सी व्हेन डेल्टा एन इज इक्वल टू, बच्चों के पी के सी के बराबर होता है जब डेल्टा एन इनमें से कोई हो। ठीक है। इसका बहुत ही सिंपल सा, इसका बहुत ही मामूली सा जवाब है। और जवाब जहन में ये रखना है कि के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। ठीक है। अच्छा अब आप इसको देखकर अंदाजा कर लें खुद ही कि केपी के सी के बराबर कब होगा। बच्चों केपी के सी के बराबर जब होगा जब डेल्टा एन 0 होगा। क्योंकि अच्छा डेल्टा एन मतलब प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। तो बेटा पावर अगर 0 है तो इसका मतलब 1,
तो Kp इज इक्वल टू Kc। तो बताइए Kp इज इक्वल टू Kc कब होगा? जब डेल्टा n 0 होगा। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए केस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी m इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अगली जो बात आपसे करनी है वो बच्चों ये, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज कैटेगराइज इनटू पार्शली मिक्सेबल। इनमें से कौन सा सेट पार्शली मिक्सेबल है? जी बेटा, इनमें से कौन सा सेट पार्शली मिक्सेबल है? इनमें से फिनोल और वाटर पार्शली मिक्सेबल है। ठीक है बेटा, इसको याद कर लीजिएगा। अच्छा, कॉन्जुगेट बेस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन इज कार्बोनेट। कार्बोनेट आयन का कॉन्जुगेट बाइकार्बोनेट आयन का कॉन्जुगेट बेस कार्बोनेट आयन होगा। आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, आप चाहें तो उससे चेक भी कर सकते हैं। जी बेटा, आगे बढ़ते हैं। 25% W/W, 25% W/W KOH। बच्चों, 20, ये वाला क्वेश्चन मुझसे बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप करके पूछा भी था। जब आप सुन लीजिए, 25% W/W KOH मीन 25 ग्राम KOH are dissolved in 75 ग्राम वाटर टू मेक 100 ग्राम सोल्यूशन। और अगर ये 25 की जगह 20 होता तो मतलब 20 ग्राम KOH आर डिजॉल्व्ड इन 80 ग्राम वाटर। तो बच्चों, बात अगर 25 ग्राम W/W KOH solution can be prepared by mixing 25 ग्राम KOH in 75 ग्राम वाटर। ठीक है जी बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव। इनमें से कौन सा एंथैल्पी चेंज हमेशा नेगेटिव होता है? बच्चों, ए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बच्चों, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कभी पॉजिटिव होती है कभी नेगेटिव होती है, तो ये आंसर तो नहीं है। बी एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है बेटा। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये हमेशा नेगेटिव होती है। मतलब कंबशन जब भी हो, बच्चों कंबशन जब भी हो, हीट एनर्जी कभी देनी नहीं पड़ती, हमेशा हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोल स्टेट फंक्शन? प्रेशर स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन बच्चों उसको कहते हैं जो प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी को ऑल्टर करें, जिस प्रॉपर्टी को भी तब्दील करें तो स्टेट तब्दील हो जाए, उसको कहते हैं स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल, थर्मोडायनामिक पैरामीटर। ठीक है। तो बच्चों, वर्क चेंज करने से स्टेट चेंज नहीं होती, तो इसका मतलब ये हुआ इन चारों एग्जाम्पल में बच्चों ये जो ऑप्शन डी है ये हमारा करेक्ट आंसर है। और बच्चों,
गैल्वेनाइज्ड रॉड ऑफ आयरन इज कोटेड। एक प्रोसेस होता है जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और बच्चों, गैल्वेनाइजेशन हमेशा जिंक की कोटिंग को कहते हैं। किसी भी मेटल पर अगर जिंक की कोटिंग की जा रही हो तो कहते हैं गैल्वेनाइजेशन हो रही है। तो बच्चों, जिंक की कोटिंग गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। फॉरमैन कॉलेज के ये बेहतरीन 17 एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। बात करते हैं सेक्शन बी पर। और बच्चों, सेक्शन बी जो कि 36 मार्क्स का होता है, बात करूंगा डिस्क्राइब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। बच्चों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक है। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, एक गैल्वेनिक सेल की एक स्पेशल टाइप है। मेरा मतलब गैल्वेनिक सेल है, ये वो गैल्वेनिक सेल है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो गैसेस रिएक्ट करती हैं, वाटर बनता है, और वाटर बनने में जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपसे बात की जाए फ्यूल सेल पर, तो बच्चों सबसे पहली बात फ्यूल सेल की डेफिनेशन लिखेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल is a unique type of galvanic cell based on the reaction between hydrogen and oxygen to produce water, and heat is released which is used to produce electricity। तो जो सेल ये कमाल करता है उसको फ्यूल सेल कहते हैं। बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल कंसिस्ट ऑफ टू पोर्ट्स कार्बन इलेक्ट्रोड हैविंग थिन प्लेटिनम पेस्ट विच सर्व एज कैथोड। और बच्चों, द compartment between two electrode is filled with concentrated KOH as electrolyte। और बच्चों, इसके बाद आपने वर्किंग बतानी है। और बेटा, वर्किंग आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की ऐसे करके बताएंगे। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप मेरे नोट्स में से बिल्कुल एज इट इज याद करेंगे। ठीक है, और जो बच्चे मैं कॉलेजेट में नहीं पढ़ते वो मेरे इस वीडियो लेक्चर में से इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको ऐसे याद करना, जरूर करना। ठीक है, चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। आपसे कहा जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद फॉस्फोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम फॉस्फेट एंड वाटर बाय द रिएक्शन। और आपको रिएक्शन गिवन है। If 100 gram NaOH and 100 gram phosphoric acid are mixed for reaction under specific condition, determine the mass of sodium phosphate। बच्चों, अब आप मुझे जल्दी जल्दी जवाब देना शुरू करें। आपको क्या क्या गिवन है? मास ऑफ NaOH कितना? 100 ग्राम। और बच्चों, मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड 100 ग्राम। और मास ऑफ सोडियम फॉस्फेट, ये आपको मालूम करना है। ठीक है,
बच्चों शायद मुमकिन है आप ये बात समझ भी गए हों, दो रिएक्टेंट है और दोनों का मास गिवन है। अगर दो रिएक्टेंट हो और दोनों का मास गिवन हो तो समझ जाया कीजिए कि सवाल लिमिटिंग रिएक्टेंट का है, तो हम इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले तरीके से सॉल्व करेंगे। जी बेटा बताइए जल्दी से। जब आप इसका सलूशन करेंगे तो आपने दो मर्तबा मास मास रिलेशन लगाना है, और दो मर्तबा मास मास रिलेशन लगाने के लिए आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखनी होगी। ठीक है, ये देखिए 3NaOH प्लस H3PO4। ठीक है, और बच्चों Na3PO4 प्लस 3H2O। ठीक है जी बेटा, मोलर मास मालूम करना है। सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। इन तीनों को जमा करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। फॉस्फोरिक एसिड में हाइड्रोजन 3, फॉस्फोरस 31, ऑक्सीजन 16, 4 जा 64। बच्चों ये बन गया 98 ग्राम। सोडियम फॉस्फेट का जी बेटा, सोडियम 23, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बन गया बेटा 69 प्लस 31 प्लस 16 फोर द 64, तो 69 प्लस 31 प्लस 64। बच्चों ये बन गया मेरा बेटा, ये बन गया 164 ग्राम। मोलर मास पता चल गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपको याद होगा, जो बच्चे मैं कॉलेजिएट में पढ़ते हैं उन्हें याद होगा, मैंने आ, ये वाली वर्डिंग लिखवाता था, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन। अगर आप में से जिन बच्चों को ये वर्डिंग याद हो जरूर लिखिएगा, और उसके बाद 2 बार कैलकुलेशन करनी है। तो बच्चों आप बताइए सबसे पहला काम क्या करेंगे। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जी, इक्वेशन कह रही है कि 120 ग्राम NaOH प्रोड्यूस 164 ग्राम सोडियम फॉस्फेट। 1 ग्राम NaOH प्रोड्यूस 164 अपॉन 122 ग्राम सोडियम फॉस्फेट। ठीक है बेटा, अब बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है, 100 ग्राम। NaOH 100 ग्राम NaOH प्रोड्यूस जी बेटा 164 अपॉन 120 मल्टीप्लाइड बाय 100 ग्राम सोडियम फॉस्फेट। मेरा बेटा आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 164
अपॉन 120 और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो आंसर आया बच्चों, आंसर आया 136.66 ग्राम सोडियम फॉस्फेट। बच्चों 100 ग्राम NaOH से सोडियम फॉस्फेट इतना बनेगा। और अब इसके बाद सिमिलरली, हाँ बेटा, 98 ग्राम H3PO4 प्रोड्यूस, जी बेटा, 164 ग्राम सोडियम फॉस्फेट। ठीक है बेटा, जगह कम है, एक लाइन की बचत कर रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं। 100 ग्राम, मगर आप एग्जाम में डायरेक्ट मत करना। 100 ग्राम फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस, हाँ बेटा क्या होगा, 164/120 इंटू 100। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 164/120 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो बच्चों आंसर आया, बच्चों आंसर आया सॉरी, यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड का मोलर मास, बच्चों फॉस्फोरिक एसिड का मोलर मास 98 है। तो 164/98। जी, अब जल्दी से बता दीजिए, 164/98 मल्टीप्लाई बाय 100। बच्चों आंसर आया 167.3 167.34। अब आप जल्दी से इसको देखकर बता दीजिए कि जिस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कम बनता है वो हमारा आंसर होता है। और बच्चों कम किससे बन रहा है, कम किससे बन रहा है, डेफिनेटली NaOH से कम बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आखिर में जवाब लिखना होगा और जरूर लिखना होगा, फ्रॉम कैलकुलेशन वी गॉट दैट NaOH is the limiting reactant and hence, जी बेटा, and hence 136.66 ग्राम सोडियम, जी सोडियम फॉस्फेट विल बी फॉर्म। ऐसे करके बेटा आप इसका जवाब दीजिएगा, ऐसे करके शुरू करेंगे और ऐसे करके दी एंड करेंगे। ठीक है बच्चों, आपसे अगले सवाल में जो बात पूछी जा रही है, स्टेट पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग स्पेशीज। तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लिखने के बाद क्या करेंगे, कैल्शियम+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। एटॉमिक नंबर 20 है, मगर इलेक्ट्रॉन इसमें दो कम हैं, तो 1s2 2s2
2p6, 3s2, 3p6, कितने हो गए बेटा? 18। हेडिंग बनाकर लिखें तो और अच्छा होगा। और नंबर 2, Br नेगेटिव, जिसका एटॉमिक नंबर 35 है, मगर चूंकि ये नेगेटिव है इसलिए इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा होगा। तो बच्चों 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, ये हो गए 36। और बच्चों नंबर 3, मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, ये आयन नहीं है, तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 12 हो गए। अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बेटा अगर हेडिंग बनाकर लिखें तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है। और एक काम और, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मेरी एक पूरी वीडियो अपलोडेड है। अगर जो जो कॉन्फ़िगरेशन पेपर में आती हैं मैंने वो सारी डिस्कस की हुई हैं, और रूल वायोलेशन किन किन में होते हैं ये सब आपको समझाया हुआ है। तो अगर कोई बच्चा चाहे तो उस वीडियो को एक नज़र देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी बेटा, आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 4, ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2। नाइट्रोजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं, फाइंड आउट बॉन्ड ऑर्डर, प्रेडिक्ट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। बच्चों ये काम मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करके कर चुके होंगे। इसकी तैयारी करना काम आपका है। स्टेट डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये याद करना काम आपका है। बच्चों कैलकुलेट मोलर मास of a given gas whose diffusion rate is 1.8 times the diffusion rate of methane। क्या मतलब? एक गैस का मोलर मास मालूम करना है जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन मीथेन के रेट ऑफ डिफ्यूजन से 1.8 टाइम ज्यादा है। ऐसा एक क्वेश्चन हम क्लास में भी कर चुके हैं। बच्चों अगर मीथेन से 1.8 टाइम ज्यादा है तो फिर मीथेन का कितना होगा? 1। और उस गैस का, जिसका नाम कुछ भी रख दें, ए रख दें चले, उस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना होगा? 1.8। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम बच्चों, सबसे पहला काम डेटा बनाएंगे। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 कितना? 1 डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और बच्चों वो जो अननोन गैस है उसका कितना है? 1.8 टाइम डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सवाल में यूनिट गिवन नहीं है, आप लिख दें अपनी तरफ से तो बहुत अच्छा होगा। और बच्चों मोलर मास CH4 का 16 ग्राम पर मोल, और अननोन गैस का मोलर मास मालूम करना है। ठीक है, तो बताइए बेटा क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ, और ग्राहम्स लॉ ये कहता है कि RA अपॉन RCH4
इज इक्वल टू अंडर रूट MCH4 अपॉन अंडर रूट MA। ठीक है जी बेटा। RA कितना है 1.8, RCH4 कितना है 1, CH4 का मोलर मास 16 अपॉन MA। जी बेटा 1.8 अपॉन 1 का मतलब 1.8, 16 का रूट 4 अपॉन अंडर रूट MA, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अंडर रूट MA इज इक्वल टू 4 अपॉन 1.8। जी बच्चों क्या करें, 4 को 1.8 से डिवाइड कर दीजिए। 1.8 आंसर आया बच्चों, आंसर आया 2.22। अब क्या करें बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अंडर रूट MA द होल स्क्वायर, 2.222 द होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब जल्दी से बता दीजिए, आपने आपने 2.222 का स्क्वायर खोला तो बच्चों आंसर आया 4.9, 4.9, और ये रूट स्क्वायर से कट गया, तो अननोन गैस का मोलर मास 4.9 ग्राम पर मोल। बच्चों 4.9 ग्राम पर मोल। ऐसे करके आप इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा। ये बेटा हमारा व्हाट इज लिक्विड क्रिस्टल, गिव इट्स टू प्रॉपर्टीज एंड टू यूजेस। बच्चों लिक्विड क्रिस्टल a substance which flows like liquid, एक ऐसा सब्सटेंस जो लिक्विड की तरह फ्लो करता हो, बट हैज मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट सिमिलर टू दैट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इज कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल। बच्चों लिक्विड क्रिस्टल की ये दो, सॉरी, लिक्विड क्रिस्टल की ये डेफिनेशन लिखकर आपने लिक्विड क्रिस्टल के बारे में दो प्रॉपर्टीज बतानी है। ओके बेटा, अमंग दीज आर a rod like molecular structure, rigidness of long axis। बस आपने ये दो प्रॉपर्टीज लिखने के बाद दो यूजेस बता दीजिएगा। आपके कैलकुलेटर की स्क्रीन में, डिजिटल वॉचेस में, टेलीविजन के डिस्प्ले यूजिंग LC स्क्रीन में इस्तेमाल होता है लिक्विड क्रिस्टल। ओके, और बच्चों बस यहाँ पहुंचकर आपने सवाल को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, जो बच्चे मैक कॉलेजिएट में पढ़ते हैं उनके पास ये लाजमी लिखा हुआ मौजूद होगा। ठीक है, और जो मैक कॉलेजिएट में नहीं पढ़ते उनके पास ये टॉपिक लाजमी लिखा हुआ नहीं होगा। तो आपने क्या करना है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और याद करना है। ठीक है, ये बेटा छठा पार्ट था। बात करनी है अब आपसे, एक्सप्लेन व्हाई मेटालिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड possess लो मेल्टिंग पॉइंट। ये काम बच्चों याद करना आपका है। सिल्वर सल्फेट इज यूज फॉर मेडिकल पर्पज टू फिल वाउंड। चोट लग जाती है, जख्म हो जाता है तो
सिल्वर सल्फेट को भर देते हैं। ठीक है, सॉलिबिलिटी आपको दी जा रही है सिल्वर सल्फेट की, और आपसे कह रहे हैं कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट मालूम करना। तो बताइए बेटा, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जिसका पता करना हो उसको सबसे पहले आयोनाइज करते हैं। क्लास में हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, आपकी बुक का क्वेश्चन है, आपकी बुक की सॉल्व एग्जाम्पल है। जी बेटा, आयोनाइज कर दिया। अब सॉलिबिलिटी KSP वाली इक्वेशन बना लीजिए। Ag पॉजिटिव की पावर 2 इंटू सल्फेट। अब बताइए, आपको KSP निकालने के लिए Ag और सल्फेट आयन मालूम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये वाली इक्वेशन बगौर देखना पड़ेगी। बैलेंस इक्वेशन है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। इसमें सिल्वर सल्फेट कितना है 1 मोल, और सिल्वर आयन कितने हैं 2 मोल। इसका मतलब क्या हुआ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना सिल्वर सल्फेट होगा, सिल्वर आयन उसके डबल होंगे और सल्फेट आयन उतने ही होंगे। तो आपने ऐसे करके बताना है कि अकॉर्डिंग टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन सिल्वर आयन कितने होंगे बेटा, मल्टीप्लाई बाय 2, और सल्फेट उतने ही होंगे जितना सिल्वर सल्फेट है। इसको उठाकर इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ गया मोल क्यूब पर डेसीमीटर 9। ठीक है बेटा, जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मेंट बाय होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ये काम आपका है, इसको आप करेंगे, याद करने का सवाल है। डिफाइन एसिड एंड बेस इन टर्म ऑफ लोविस सॉरी इन टर्म ऑफ लॉरी ब्रॉनस्टेड थ्योरी, लुविस थ्योरी। क्या करना है, लॉरी ब्रॉनस्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग बच्चों आपने एसिड को डिफाइन करना है। मेरा मतलब ब्रॉनस्टेड लॉरी थ्योरी का स्टेटमेंट अगर लिख दें तो स्टेटमेंट एसिड और बेस की डेफिनेशन ही तो है। लुविस थ्योरी का अगर आप स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो एसिड और बेस की डेफिनेशन ही तो है। तो ये काम आपका है। व्हाट आर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल, ये आपका काम है। डिस्क्राइब लेड स्टोरेज बैटरी, चैप्टर नंबर 12 का टॉपिक है। 9th क्लास में भी आपने ये टॉपिक पढ़ा था, ये काम आपका है। और बच्चों रही बात इक्वेशन बैलेंस करने की, आइए इस इक्वेशन पर बात किए लेते हैं। आपने देखा बेसिक मीडियम की इक्वेशन है, तो बच्चों बताइए सबसे पहला काम क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं MnO4 -1, ये -1 होल पर है, SO3 -2 ये होल पर है। ठीक है, आगे चलें, Mn+2 और बच्चों SO4 -2। बताइए बेटा सबसे पहला काम क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। जी लिखवाइए, ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन -8, -8 में से -1 को माइनस किया तो -7, मैंगनीज हो गया +7। SO3 ऑक्सीजन -2, 3 ऑक्सीजन -6, -6 में से -2 को माइनस करें तो -4, सल्फर हो गया +4। मैंगनीज +2, SO4 की तरफ आ जाइए,
ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन -8, -8 में से -2 को माइनस किया तो -6, सल्फर हो गया +6। अब बच्चों अगर आप गौर करें तो मैंगनीज +7 से +2 हो गया। +7 से +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का गेन, सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन का गेन, और सल्फर +4 से +6 हो गया। आप अगर गौर करें तो मैंगनीज +7 से +2 हुआ तो 5 इलेक्ट्रॉन का, बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, तो 5 इलेक्ट्रॉन के गेन का मतलब रिडक्शन, और सल्फर में हुई ऑक्सीडेशन। ये पहला स्टेप हो गया। बच्चों पहले स्टेप के बाद नंबर 2 ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग करना है। MnO4 +7 - 2 और आगे Mn +2 मतलब रिडक्शन। और बच्चों SO3 सल्फर +4 ऑक्सीजन -2, आगे SO4 सल्फर +6 ऑक्सीजन -2, यानी ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग लिख दिया है ना बेटा। और अब बारी थर्ड स्टेप की है, और आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि थर्ड स्टेप में हम ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। अगर ये इक्वेशन एसिडिक होती तो बताओ बेटा क्या करते? वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते। जिधर जितने ऑक्सीजन कम होते उधर उतने ही वाटर मॉलिक्यूल प्लस करते। ठीक है, मगर ये इक्वेशन एसिडिक मीडियम की नहीं है, ये बच्चों बेसिक मीडियम की इक्वेशन है। और बेसिक मीडियम की इक्वेशन में करते ये हैं कि ऑक्सीजन ऐड करते हैं बाय एडिंग डबल OH नेगेटिव आयन ऑन द सेम साइड एंड हाफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन अदर साइड। मतलब जिधर जितने ऑक्सीजन कम है उधर उसका डबल OH आयन प्लस करते हैं। जितने ऑक्सीजन कम है उसका डबल OH, और दूसरी तरफ उसका हाफ वाटर। तो आप अगर गौर करें बच्चों, आप अगर गौर करें तो ऊपर वाली इक्वेशन में, बच्चों ऊपर वाली इक्वेशन में MnO4 +7 - 2, जी बताइए राइट साइड पर कितने ऑक्सीजन कम है? 4 है ना बेटा। तो 4 के बदले में 8 OH, 4 के बदले में 8 OH। ठीक है, और दूसरी तरफ 8 को हाफ कर दें तो ये बना 4H2O। इसका मतलब जितने OH प्लस किए उसका हाफ वाटर। अब यही काम नीचे वाली इक्वेशन में करना है, और नीचे वाली इक्वेशन में SO3 +4 - 2, आगे क्या है SO4 +6 - 2। लेफ्ट साइड पर एक ऑक्सीजन कम है तो एक के बदले में 2 OH और 2 का हाफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। आप चाहें तो चेक कर लीजिए, चाहे नहीं लाजमी चेक कर लीजिए।
ऑक्सीजन दोनों इक्वेशन में बैलेंस है। ठीक है, अब बेटा इसके बाद बारी हाइड्रोजन बैलेंस करने की है। ठीक है, मुझे बताइए हाइड्रोजन, अगर ये इक्वेशन एसिडिक होती तो हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करते? बाय एडिंग H पॉजिटिव। लेकिन ये इक्वेशन बेसिक मीडियम की है, तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन जितने भी कम हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल प्लस करते हैं, और दूसरी तरफ उतने ही OH। सेम वाटर ऑन द सेम साइड, सेम OH ऑन द अदर साइड। तो आप अगर इस बात पर गौर करें, आप अगर गौर करें ऊपर वाली इक्वेशन में हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 2 4 8। यहां पर भी 8, हाइड्रोजन बैलेंस है। नीचे वाली इक्वेशन में हाइड्रोजन दोनों तरफ 2, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो बताओ बेटा, पांचवा स्टेप चौथे नंबर पर करेंगे, और चौथे नंबर पर हाइड्रोजन बैलेंस करने के बाद क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन दिखाते हैं। अब आप खुद फैसला कीजिएगा कि ऊपर वाली इक्वेशन में बच्चों मैंगनीज +7 से +2 हो गया, +7 से +2, इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का गेन। और राइट पर चलें तो 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, मैंगनीज +2, और बच्चों 8 OH। नीचे वाली इक्वेशन में सल्फर +4 से +6, +4 से +6, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो बच्चों SO3 +4 -2, और बच्चों OH। ठीक है, लॉस हमेशा राइट पर लिखते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। इसके बाद SO4 +6 -2, और बच्चों H2O। पांचवा स्टेप हो गया। और आप ये बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन शो करने के बाद इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन को इक्वल करते हैं। तो इक्वल करने के लिए डेफिनेटली मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और नीचे वाली को 5 से। ठीक है, अब आप जल्दी से मुझे बताइए पांचवा स्टेप क्या होगा? ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2MnO4 +7 -2, 2 4 8 H2O, और इसके बाद 2 5 10 इलेक्ट्रॉन, और बच्चों 2 1 2 Mn+2, 2 8 16 OH। नीचे वाली इक्वेशन को 5 से कर रहा हूं, तो 5 1 5 SO3 +4 -2, और बच्चों 5 2 10 OH, और 5 2 10 इलेक्ट्रॉन, 5 1 5 SO4 +6 -2, और बच्चों 5 1 5 H2O। मेरा बेटा इन दोनों इक्वेशन को लास्ट स्टेप कर लीजिए, ऐड कर लें। ठीक है, ये 10 इलेक्ट्रॉन का गेन और ये लॉस कैंसिल। अब आप मुझे बताइए आखिरी स्टेप कर रहे हैं,
छठा स्टेप, 2MnO4 -1 और बेटा 5SO3 -2। अच्छा, 8 वाटर मॉलिक्यूल इधर है और 5 इधर है, तो 5 को बेटा इधर ले आओ, तो माइनस हो जाएगा 3H2O, और OH 10 इधर है और 16 इधर है, तो 10 को वहां ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2Mn+2। और बच्चों 5SO4 -2 और 10OH आकर माइनस हुए तो 6OH। आप अगर गौर करें तो ये वही इक्वेशन है जो हमें गिवन थी, है ना बेटा? बेसिक मीडियम की इक्वेशन थी, बैलेंस भी हो गई और कंप्लीट भी हो गई। बच्चों बैलेंस भी हो गई और कंप्लीट भी हो गई, ठीक है? और आप अगर इसकी प्रैक्टिस बेटा जरूर कीजिएगा, और बेसिक मीडियम की इक्वेशन में दो चीजें ऐड हो जाती हैं, और यहां पर भी हो गई, वाटर, वाटर ऐड हो गया, OH ऐड हो गया, बाकी पूरी इक्वेशन वही है। ये बेटा हमारे 13 क्वेश्चन था, और क्वेश्चन नंबर 13 के बाद डिफाइन मोलैरिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी डिफाइन करना है, मोलैरिटी और मोलैलिटी डिफाइन करना है। उसके बाद कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 160 ग्राम ग्लूकोज एंड 100 ग्राम वाटर। बच्चों ग्लूकोज और वाटर दोनों के मास दिए हुए हैं, तो हम सबसे पहले मोल्स ऑफ ग्लूकोज पता करेंगे। ग्लूकोज का मास 160 और मोलर मास आप सबको पता होगा। बच्चों ग्लूकोज का मोलर मास 180, तो आप जल्दी से बताइए 160/180, ये बन गया 0.888, ठीक है? और मोल, ठीक है बेटा? इसके बाद मोल्स ऑफ वाटर, वाटर कितना है? 800, मोलर मास 18, तो बताइए क्या करेंगे? 800/18, ये बन गया 44.44 मोल, ठीक है बेटा? और मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन निकालना है ग्लूकोज का और वाटर का। सॉल्यूट को बच्चों X2, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, ये निकालना है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ठीक है? चलो बेटा, तो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, जी बेटा, ग्लूकोज के मोल N2 अपॉन टोटल मोल, ठीक है? ग्लूकोज के मोल कितने हैं? 0.88, और टोटल मोल
टोटल मोल बेटा 44.44 प्लस 0.888। ठीक है, तो 0.888 अपॉन, इनको प्लस करेंगे, प्लस करेंगे जब, तो 0.888, तो बच्चों ये आएगा 45.332। अब क्या करना है, 0.888 डिवाइडेड बाय 45.332, मोल फ्रैक्शन आ गया ग्लूकोज का 0.019, नो यूनिट। अब क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, वाटर का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, वाटर के मोल अपॉन टोटल मोल। तो वाटर के मोल बच्चों कितने हैं, 44.44 अपॉन टोटल मोल 44.44 प्लस 0.888, 44.44 अपॉन 45.332। तो इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, 44.444 डिवाइडेड बाय 45.332। बच्चों ये आया 0.980। ठीक है, अब क्या करेंगे, रिजल्ट लिखेंगे। ठीक है, हेंस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर will be 0.019 and 0.980 respectively। यहां पहुंचकर बच्चों बात हमारी मुकम्मल होती है। और इसके साथ बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट तरीन पेपर फॉरमैन कॉलेज के पेपर का सेक्शन बी कंप्लीट हुआ। ठीक है बेटा, ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। सेक्शन सी के लिए मैं इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो का अगला लेक्चर सेंड करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज।